कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैनेजमेंट की एक सीरीज चल रही थी, तो उसी के अंतर्गत नया टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले 6 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वह नहीं देखे तो आप पहले वह देखिए, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि ही होगी। तो शुरू करते हैं आज 7वां पार्ट। तो शुरू करते हैं व्यावसायिक और निगम नैतिकता से। इससे व्यावसायिक व निगम नैतिकता से इसको शुरू करते हैं। व्यावसायिक नैतिकता की बात करें तो व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, आचार और तकनीक से। क्या व्यावसायिक उद्देश्य, आचार तथा तकनीक से, जो क्या समाज के साथ चलन में रहते हैं। व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध क्या है? व्यावसायिक उद्देश्य, आचार और तकनीक से, जो क्या समाज के साथ सीधे चलन में रहते हैं। इसके अंतर्गत क्या उन मापदंडों, नियमों और सिद्धांतों का समावेश किया जाता है। क्या करते हैं? इसके अंतर्गत उन मापदंडों, नियमों और सिद्धांतों का समावेश किया जाता है जिसके अनुपालन की अपेक्षा व्यवसायी और उसके कर्मचारियों से की जाती है। किससे की जाती है? व्यवसायी और उसके जो कर्मचारी हैं उनसे की जाती है, उसके अनुपालन की अपेक्षा। तो व्यावसायिक नैतिकता निगम की बात करें, व्यावसायिक और निगम नैतिकता की, तो व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध क्या? व्यावसायिक उद्देश्य, आचार और तकनीक से, जो समाज के साथ चलन में रहते हैं। इसके अंतर्गत उन मापदंडों, नियमों और सिद्धांतों का समावेश किया जाता है जिसके अनुपालन की अपेक्षा, या जिसके अनुपालन की अपेक्षा व्यवसायी और उसके कर्मचारी से की जाती है। तो व्यावसायिक नैतिकता की विशेषताओं की बात करें, व्यावसायिक नैतिकता की क्या क्या विशेषताएं हैं? जैसे हमारा निगम होता है, क्या हमारा निगम होता है, कंपनी होती है। तो कंपनी में क्या होते हैं? एक तो अंशधारी होते हैं, एक हितधारी होते हैं। क्या होता है? हितधारी और अंशधारी, दोनों के बीच में क्या होता है? संचालक मंडल होता है। अब बात करें हितधारी कौन कौन होते हैं? हमारे कर्मचारी, लेनदार, निवेशक, ग्राहक और समाज। ये हमारे क्या हितधारी होते हैं, मतलब इनसे फायदा रहता है हमारी कंपनी को, तो हमारे क्या कहलाते हैं? हितधारी कहलाते हैं। तो अब देखेंगे क्या कि हमारी व्यावसायिक नैतिकता की कौन कौन सी विशेषता है। पहली विशेषता होती है व्यावसायिक नैतिकता की कि हम ये देख रहे हैं व्यावसायिक नैतिकता में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला आता हमारा आचार संहिता। व्यावसायिक नैतिकता में क्या होना चाहिए? आचार संहिता होनी चाहिए। तो व्यवसाय द्वारा ये निश्चित कर लेना चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्यवसाय के द्वारा यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। व्यवसाय की आचार संहिता कहलाती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जब ये डिसाइड कर लेता व्यवसाय, तो इसको क्या बोलते हैं? व्यवसाय की आचार संहिता कहेंगे। फिर बात करें सामाजिक मूल्यों पर आधारित। क्या सामाजिक मूल्यों पर आधारित की बात करें कि व्यावसायिक नैतिकता उपभोक्ता संरक्षण और आत्मनियंत्रण पर केंद्रित होती है। क्या व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है? उपभोक्ता संरक्षण और आत्मनियंत्रण पर केंद्रित होती है, तो इसके सामाजिक मूल्यों को प्रकट करती है। सामाजिक मूल्यों पर आधारित की बात करें तो व्यावसायिक नैतिकता उपभोक्ता संरक्षण और आत्मनियंत्रण पर केंद्रित होती है, जो इसके सामाजिक मूल्यों को प्रकट करती है। फिर होता है सामाजिक समूह की सुरक्षा। व्यावसायिक नैतिकता में कर्मचारियों, निवेशकों, लघु व्यावसायिक उपक्रमों आदि की सुरक्षा का समावेश होता है। आदि समूह की सुरक्षा का समावेश रहता है किसमें? व्यावसायिक नैतिकता में। तो बात करें व्यावसायिक नैतिकता में कर्मचारियों, निवेशकों और लघु व्यावसायिक उपक्रमों की सुरक्षा का समावेश रहता है। फिर बात करें व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों की अनुपालना स्वैच्छिक होती है, जो आत्म अनुशासन से प्रेरित होती है। क्या है? व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों की अनुपालना क्या होती है? स्वैच्छिक होती है, जो क्या आत्म अनुशासन से प्रेरित रहती है। फिर बात करें शिक्षा और मार्गदर्शन की, तो व्यवसाय की नीतिगत सिद्धांतों की अनुपालना हेतु आवश्यक है कि उसके बारे में कर्मचारी को शिक्षित, जागरूक किया जाता रहे, जो क्या निरंतर प्रशिक्षण से ही संभव है। मतलब यदि रूटीन में ट्रेनिंग मिलेगी तभी ये चीज़ संभव हो पाती है। तो व्यावसायिक नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो व्यावसायिक नैतिकता में हमारे आचार संहिता होती है, एक तो एक सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। विशेषताएं देख रहे हैं व्यावसायिक नैतिकता की। फिर हमारे सामाजिक मूल्यों पर आधारित है, सामाजिक समूह की सुरक्षा, व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों का अनुपालन किया, स्वैच्छिक है, और मार्गदर्शन और शिक्षा। तो ये 5 इसकी विशेषताएं हैं। अब देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार। व्यावसायिक नैतिकता के कितने प्रकार होते हैं, तो शुरू करते हैं इसकी। व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार, पहला होता परिणामवादी नैतिकता। क्या परिणामवादी नैतिकता की बात करें तो इस नैतिक अवधारणा में व्यवसाय को परिणामों के आधार पर क्रियाएं संचालित करनी चाहिए। क्या है? इस नैतिक अवधारणा में क्या होता है? व्यवसाय को परिणामों के आधार पर क्रियाएं संचालित करनी चाहिए। प्रत्येक कार्य क्रिया पूर्व उसका लागत लाभ विश्लेषण करते हुए, क्या उसका लागत लाभ विश्लेषण करते हुए उस कार्य को निष्पादित करना चाहिए जिसमें सर्वाधिक लाभ हो।
तो वो कार्य करने चाहिए जिसमें क्या होता है सर्वाधिक लाभ हो, तो वो वाले कार्य करने चाहिए। तो परिणामवादी निरपेक्ष नैतिकता आई। फिर आता बंधनकारी नैतिकता, जिसे डीओंटोलॉजी कहते हैं। तो डीओ अर्थात ड्यूटी, इसका अर्थ है इस प्रकार की नैतिकता कर्म प्रधान मानी जाती है। इस प्रकार की नैतिकता कैसी मानी जाती है? कर्म प्रधान मानी जाती है। व्यवसाय को कर्तव्यों का अपवाद स्वीकार नहीं करना चाहिए। व्यवसाय को क्या कर्तव्यों का अपवाद स्वीकार नहीं करना चाहिए। सदैव उचित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए? उचित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उचित कर्तव्य ही लाभदायक माने जाते हैं। क्या होता है? उचित कर्तव्य क्या होते हैं? लाभदायक माने जाते हैं। फिर आती है जस्टिस मतलब न्यायवादी नैतिकता। क्या आती है? न्यायवादी नैतिकता की बात करें तो यह नैतिकता समानता पर केंद्रित है। यह नैतिकता क्या है? समानता पर केंद्रित है, जिसके अनुसार व्यवसाय के सभी पक्षकारों के मध्य, जिसके अनुसार क्या है? सभी पक्षकारों के मध्य समान आचरण की अनुपालना होनी चाहिए, ताकि न्याय की व्यवस्था संभव हो सके। ताकि क्या? न्याय की व्यवस्था संभव हो पाए। फिर आता है अहमवादी इगोइज्म एथिक्स। व्यवसायिक नैतिकता का यह सिद्धांत स्वहित और स्वकल्याण पर केंद्रित है। व्यवसायिक नैतिकता का सिद्धांत क्या? स्वहित और स्वकल्याण पर आधारित है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि व्यवसाय को सबसे पहले स्वयं का कल्याण करना चाहिए। तो हमने देखी क्या व्यवसायिक नैतिकता के प्रकार। पहला प्रकार हमारे परिणामवादी नैतिकता, दूसरा हमारे बंधनकारी नैतिकता, तीसरा होता हमारे न्यायवादी नैतिकता और चौथा होता है अहमवादी नैतिकता। तो व्यवसायिक नैतिकता के प्रकार है। अब हम बात करेंगे व्यवसायिक नैतिकता के तत्व। क्या व्यवसायिक नैतिकता के तत्व कौन कौन से हैं? तो तत्वों की बात करें, पहला तत्व आता है उच्च प्रबंधकों की प्रतिबद्धता। क्या उच्च प्रबंधकों की प्रतिबद्धता की बात करें तो नैतिक परिणामों को प्राप्त करने हेतु, क्या नैतिक परिणामों को प्राप्त करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित और दृढ़तापूर्वक नैतिक व्यवहार के लिए वचनबद्ध रहना चाहिए। क्या उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित एवं दृढ़तापूर्वक नैतिक व्यवहार के लिए वचनबद्ध रहना चाहिए। फिर क्या था? सामान्य कोड का प्रकाशन। सभी संगठनों के लिए नैतिक सिद्धांतों को, क्या सभी संगठनों के लिए नैतिक सिद्धांतों को लिखित प्रलेख के रूप में, क्या लिखित प्रलेखों के रूप में परिभाषित करना कोड कहलाता है। क्या सभी संगठनों के लिए नैतिक सिद्धांतों को लिखित प्रलेखों के रूप में परिभाषित करना ही कोड कहलाता है। जैसे समय पर वित्तीय प्रतिवेदन प्रदान करना, आधारभूत ईमानदारी का पालन, अनुचित व्यवहार पर प्रतिबंध लगाना, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करना, प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करना। ऐसे करके बहुत सारे सामान्य कोड है जिनका प्रकाशित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भेदीय कारोबारी अंदरूनी व्यवहार की बात करें, इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहते हैं? इसकी इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहेंगे? तो कंपनी के अंदरूनी व्यक्ति द्वारा, तो कंपनी के अंदरूनी व्यक्ति के द्वारा कंपनी की असार्वजनिक और मूल्य संवेदी सूचनाओं पर प्रतिभूतियों में किया गया व्यापार। क्या होता है? प्रतिभूतियों में यदि व्यापार किया जाता है किस आधार पे? कि कंपनी की जो के अंदरूनी व्यक्ति के द्वारा जो कंपनी की असार्वजनिक और मूल्य संवेदी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के आधार पर प्रतिभूतियों में किया गया व्यापार, वो क्या कहलाता है? भेदीय कारोबार या अंदरूनी व्यवहार कहलाता है। फिर आता अनुपालन तंत्र या कंप्लायंस। क्या अनुपालन तंत्र या कंप्लायंस की बात करें तो यह निश्चित करने हेतु कि वास्तविक निर्णयों और कार्यों का निष्पादन नियमों और नैतिक स्तरों के अनुसार हो रहा है। यह निश्चित करने हेतु कि वास्तविक निर्णयों और कार्यों का निष्पादन क्या नियमों और नैतिक स्तरों के अनुसार हो रहा है, उचित अनुपालन तंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। क्या उचित अनुपालन तंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि ये चीज़ चेक की जा सके। फिर कर्मचारी सहभागिता, व्यवसाय की नैतिकता का वास्तविक स्वरूप देने के लिए, क्या व्यवसाय को नैतिकता का वास्तविक स्वरूप देने के लिए कर्मचारियों को हर स्तर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उनकी संबद्धता नैतिक कार्यक्रमों में भी हो सके। ताकि उनकी संबद्धता कैसी हो? नैतिक कार्यक्रमों में भी हो सके। तो इसे कहते हैं कर्मचारी सहभागिता। तो हमने देखा व्यवसायिक नैतिकता के तत्व कौन कौन से हैं। पहला उच्च प्रबंधकों की प्रतिबद्धता, दूसरा सामान्य कोड का प्रकाशन, तीसरा अनुपालन तंत्र या कंप्लायंस और चौथा कर्मचारी सहभागिता। अब आता CSR। क्या था? CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब प्रत्येक कंपनी क्या है जो भी पैसा कमाती है, प्रत्येक कंपनी क्या जो भी पैसा कमाती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के लिए कुछ करे। क्यों? क्योंकि वो पैसा उसने समाज से ही कमाया है। क्या वो पैसा क्या उसने समाज से कमाया है, इसलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के लिए कुछ करे। क्या वह समाज के लिए कुछ करे, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। अब निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें CSR की, इसका अर्थ क्या होता है? व्यवसाय के द्वारा कर्मचारियों और उसके परिवारों और समाज के जीवन स्तर को सुधारने के साथ साथ
आर्थिक विकास हेतु निरंतर वचनबद्धता ही निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाता है। तो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व किसे कहते हैं कि व्यवसाय के द्वारा कर्मचारियों एवं उनके परिवारों और समाज के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, समाज के जीवन स्तर को सुधारने के साथ साथ आर्थिक विकास हेतु निरंतर वचनबद्धता ही निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाती है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? एक प्रबंध अवधारणा, क्या एक प्रबंध या मैनेजमेंट की अभिधारणा है जिसके द्वारा निगम स्वयं के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। निगम क्या करता है? खुद की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जो आवश्यकताएं होती हैं उनके बीच संतुलन स्थापित करता है। कौन? निगम। तो इसे कहते हैं हम क्या? निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के वैधानिक प्रावधान क्या कौन कौन से? तो प्रावधानों की बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 35, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 35 के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान लागू किए जाते हैं। वो कंपनी कौन सी? कंपनी जिसका टर्नओवर क्या है? वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ या ज़्यादा हो। ऐसी कंपनी जिसका वार्षिक टर्नओवर क्या हो? 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। क्या चीज़? टर्नओवर। तो पहली चीज़ आती है टर्नओवर कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। फिर बात करें कंपनी जिसका शुद्ध मूल्य कंपनी जिसका शुद्ध मूल्य क्या? 500 करोड़ या अधिक हो। कितना? 500 करोड़ या अधिक हो क्या? शुद्ध मूल्य। और कंपनी जिसका शुद्ध वार्षिक लाभ 5 करोड़ या ज़्यादा हो। कितना? शुद्ध वार्षिक लाभ क्या है? 5 करोड़ या ज़्यादा हो। तो वो कंपनियाँ क्या है? उपयुक्त कंपनियों को एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा। जो ऐसी कंपनी जो तीनों में से कोई एक या तीनों की बात करते हैं, तीनों नियमों को पालन करती है, उन कंपनियों को एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा। और विगत 3 वर्षों के औसत लाभ का क्या? विगत 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में वर्णित सामाजिक उत्तरदायित्व और गतिविधियों पर निवेश करना होगा। अन्यथा संचालक मंडल को सिद्ध करना होगा कि कंपनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया, तो क्यों न किया गया, और सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो संचालक सजा के उत्तरदायी। तो संचालक मंडल है उनको सजा मिलेगी यदि वो ये ऐसा साबित नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब आता है हमारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। पहले पक्ष की बात करें तो इससे क्या? आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। इससे क्या होता है? आर्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। निगम की सामाजिक पहचान में वृद्धि होती है। तीसरा है सरकार पर सब्सिडी का भार की कमी आती है। सरकार पर सब्सिडी भार में कमी आती है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण मिलता है। क्या होता है? व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण मिलता है। व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति संबद्धता रहती है। क्या? व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति संबद्धता रहती है। और नुकसान की बात करें, ये तो लाभ देख लिए पक्ष में। विपक्ष में देखें, CSR के विपक्ष में क्या है? लाभ के उद्देश्य पर अतिक्रमण होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने लाभ भी कमाया है, टैक्स भी दिया है, सब कुछ किया है, फिर भी उसके अतिरिक्त रूप से और खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं लाभ के उद्देश्य पर अतिक्रमण। तो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निवेश का अतिरिक्त भार अंतिम रूप से किस पर पड़ता है? उपभोक्ता पर। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निवेश का अतिरिक्त भार किस पर पड़ता है? अंतिम रूप से उपभोक्ता पर पड़ता है। विशाल जन समर्थन का अभाव है। क्या? विशाल जन समर्थन का अभाव रहता है इसमें, इसलिए विपक्ष में रहता है। सामाजिक दक्षता में कमी आती है। क्यों? इससे क्या होता है? सामाजिक दक्षता में कमी आती है। तकनीकी कुशल व्यवसायी को, जैसे तकनीकी कुशल व्यवसायी होते हैं, उनकी सामाजिक दक्षता में कमी होती है। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं किधर क्या खर्च करना है, किधर क्या खर्च नहीं करना है। सभी सामाजिक समस्याओं का निराकरण उस दक्षता से पूर्ण नहीं किया जा सकता जिस दक्षता से व्यवसायिक समस्याओं का समाधान वो कर पाते हैं। क्या? यदि कोई समस्या व्यवसाय की आए तो उसको तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप समाज की समस्याओं को हल करने के लिए उनको लगाएंगे तो वो इतने दक्ष नहीं होते कि इन चीज़ों को हल कर सकें। इसलिए विशेषज्ञों का तर्क होता है कि ऐसी समस्याओं का निराकरण सामाजिक एजेंसी के द्वारा करवाया जाना चाहिए, न कि CSR के द्वारा। CSR में तो कोई पैसा लेना चाहिए और वो सारे काम कौन करे? एजेंसियाँ करें। कानूनी प्रावधानों का लोचशील होना। क्या? कानूनी प्रावधान क्या? लोचशील है, इतने सख्त भी नहीं है, इस वजह से इसके विपक्ष में तर्क है। अब आता है सबका फेवरेट, लीडरशिप, जिसे कहते हैं नेतृत्व। टॉपिक का नाम क्या? नेतृत्व या लीडरशिप। तो बात करें लीडरशिप की। नेतृत्व किसे कहते हैं? नेतृत्व का अर्थ होता है व्यक्ति
कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति और समूह को, नेतृत्व का अर्थ क्या? व्यक्ति और समूह को प्रभावित करना है ताकि वह संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत हो सके। नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? कि व्यक्ति और समूह को प्रभावित करना ताकि वह संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो सके। दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को उत्साहपूर्वक करने के लिए, क्या? दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को उत्साहपूर्वक करने के लिए प्रेरित की जाने की योग्यता को हम क्या बोलते हैं? नेतृत्व कहते हैं। ये परीक्षा में आ जाए, परीक्षा में तो आपको बताना है कि नेतृत्व की परिभाषा बताओ, तो आपको क्या बतानी है कि दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों या उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए, कैसे? ऐसे भी नहीं रोते रोते, उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता हमारी क्या कहलाती है? नेतृत्व कहलाती है। अब बात करें नेतृत्व की प्रकृति और विशेषताएं क्या है। क्या? नेतृत्व की प्रकृति कैसी है, विशेषता क्या है? पहली बात, इसका सामान्य उद्देश्य होता है। नेतृत्व का क्या होता है? सामान्य उद्देश्य होता है। अनुयायियों को होना आवश्यक है। नेतृत्व करने के लिए अनुयायी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीडर होगा तो उसको मानने वाले लोग भी होने चाहिए। व्यक्तिगत एवं अंतर व्यक्तिक संबंधों पर आधारित है। या व्यक्तिगत एवं अंतर व्यक्तिक संबंधों पर आधारित होती है नेतृत्व। नेतृत्व में विभिन्न गुणों का समावेश होता है, जैसे साहस, संप्रेषण, मानसिक क्षमता, आत्मविश्वास। इन गुणों का समावेश होता है नेतृत्व में। क्या? नेतृत्व में क्या होता है? विभिन्न गुणों का समावेश होता है, जैसे साहस, संप्रेषण, मानसिक क्षमता, आत्मविश्वास। ऐसे नेतृत्व में क्या? हितों की एकता होती है। नेतृत्व में क्या होती है? हितों की एकता मतलब कि विशेषता में देखें कि जो लीडर होता है उसके हित संस्था के हित सेम ही रहते हैं, इसलिए वो कोशिश करता है संस्था के हितों को पूरा किया जा सके। फिर आदर्श आचरण होना चाहिए। नेतृत्व में क्या नियम होता है कि जो लीडर होता है उसका कैसा आचरण होना चाहिए? आदर्श आचरण होना चाहिए। नेतृत्व क्या? प्रबंधन से भिन्न होता है। नेतृत्व क्या होता है? प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट से अलग होता है, मैनेजमेंट ही जैसे नहीं होता। फिर बात करें नेतृत्व और प्रबंधन में कुछ अंतर होता है। विशेषताओं को एक बार वापस बताते हैं, आपको याद रहेंगी तो। पहली बात तो सामान्य उद्देश्य होता है, मतलब स्पेशल उद्देश्य नहीं होता। फिर अनुयायियों का होना आवश्यक है नेतृत्व के अंदर। तीसरी चीज, व्यक्तिगत और अंतर व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है। विभिन्न गुणों का समावेश होता है, जैसे साहस, संप्रेषण, मानसिक क्षमता और आत्मविश्वास। फिर हितों की एकता रहती है। आदर्श आचरण होना चाहिए उसका, जो हमारा लीडर है उसका आचरण कैसा होना चाहिए? आदर्श आचरण होना चाहिए। फिर नेतृत्व प्रबंधन से भिन्न है। नेतृत्व कैसा है? प्रबंधन से भिन्न है, प्रबंधन से अलग है। फिर बात करें नेतृत्व और प्रबंधन में क्या अंतर है। क्या नेतृत्व और प्रबंधन में क्या अंतर है? पहला नेतृत्व आता है, फिर प्रबंधन। तो नेतृत्व किसे कहते हैं? अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करने की कला ताकि लक्ष्य की प्राप्ति मिलजुल कर की जा सके। अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करने की कला ताकि लक्ष्य की प्राप्ति क्या मिलजुल कर की जा सके। नेतृत्व क्या? प्रबंधन का अंग है। नेतृत्व क्या? प्रबंधन का अंग होता है। नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या? दूसरों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रभावित करना है। नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या होता है? दूसरों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रभावित करना है। और नेतृत्व का आधार क्या होता है? सत्ता होती है। नेतृत्व का आधार क्या होता है? सत्ता होती है, आप याद रखना। और नेतृत्व प्रबंधन की तुलना में अधिक गतिशील होता है, लोचशील होता है, खुली प्रक्रिया होती है। तो हमने नेतृत्व को देखा, इसी के मुकाबले क्या हम प्रबंधन को देखेंगे। जैसे नेतृत्व की क्या परिभाषा थी कि अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करने की कला ताकि लक्ष्य की प्राप्ति मिलजुल कर की जा सके। ये तो नेतृत्व की परिभाषा। तो प्रबंधन की क्या होगी? वह प्रक्रिया, प्रबंधन की क्या परिभाषा है? वह प्रक्रिया जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रभावी उपयोग किया जाता है। वो प्रक्रिया जिसमें क्या उत्पादन के साधनों का प्रभावी उपयोग किया जाता है ताकि संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त हो। क्या हो? ताकि संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त हो। प्रबंधन का क्षेत्र क्या है? व्यापक होता है। क्या होता है? प्रबंधन का क्षेत्र व्यापक है, जबकि नेतृत्व प्रबंधन का ही एक अंग होता है। प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या होते हैं? नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण। ये हमारे प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं, ये कार्य होते हैं। जबकि नेतृत्व का मुख्य कार्य दूसरों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रभावित करना होता है। दूसरों को क्या करना होता है? लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रभावित करना लक्ष्य होता है। प्रबंधन का आधार तो क्या है? अधिकार है, जबकि नेतृत्व का आधार क्या होता है? सत्ता। नेतृत्व का आधार क्या होता है? सत्ता, जबकि प्रबंधन का आधार क्या है? हमारे अधिकार या राइट्स होता है। बात करें प्रबंधन की, तो प्रबंधन संगठित, व्यवस्थित और औपचारिक प्रक्रिया है, जबकि नेतृत्व प्रबंधन की तुलना में अधिक गतिशील, लोचशील और खुली प्रक्रिया होती है। क्या नेतृत्व प्रबंधन की तुलना में क्या अधिक गतिशील, लोचशील और खुली प्रक्रिया होती है, जबकि प्रबंधन संगठित, व्यवस्थित और औपचारिक प्रक्रिया होती है।
अब हम बात करेंगे नेतृत्व शैलियों के प्रकार। नेतृत्व शैलियाँ कितने प्रकार की होती है। पहली शैली आती है हमारी अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली, मतलब मोटिवेशनल लीडरशिप। कौन सी शैली हमारी? मोटिवेशनल लीडरशिप की बात करें, मतलब जो ऊपर वाला होता है मोटिवेशन देता है। तो एक नेता जिन नेतृत्व शैलियों के द्वारा अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन देता है और उन्हें कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है, तो उसे अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली कहेंगे। जिसमें नेता का मुख्य कार्य क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक रूप से अनुयायियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। मतलब कुछ काम करने के लिए कहना है, कुछ काम करने के लिए मना करना, यही उसके मुख्य लक्ष्य होते हैं। इसमें अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली में। फिर इसके गुण और दोष की बात करें, किसकी? अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली के गुण और दोषों की बात करें तो गुण क्या है इसके? गुणों की बात करें तो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। कि ये नेतृत्व शैली इससे क्या होता है? उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। दूसरा, कार्य के प्रति लगन और मनोबल में वृद्धि रहती है। क्या? कार्य के प्रति लगन रहती है और मनोबल में वृद्धि रहती है। तीसरा, संसाधनों का उचित उपयोग होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? संसाधनों का उचित उपयोग होता है। मधुर मानवीय संबंधों का निर्माण होता है। क्या होता है? मधुर मानवीय संबंधों का निर्माण होता है। दोष की बात करें, इससे आर्थिक भार आता है। क्या था? आर्थिक भार आता है। अल्पकालिक अवधारणा है, मतलब कम समय की अवधारणा है। सामूहिक संतुष्टि का अभाव रहता है। क्या रहता है? सामूहिक संतुष्टि का अभाव रहता है। और अमानवीय प्रणाली है। कैसी है? अमानवीय प्रणाली है। तो इसके दोष है। किसके हैं दोष? ये हमारी अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली के दोष है, गुण है। दोष गुण को एक बार वापस बता दें आपको। गुण तो क्या है? उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। कार्य के प्रति लगन और मनोबल में वृद्धि होती है। संसाधनों का उचित उपयोग होता है। मधुर मानवीय संबंधों का निर्माण होता है। तो दोष की बात करें, आर्थिक भार रहता है, अल्पकालिक अवधारणा है, सामूहिक संतुष्टि का अभाव होता है और अमानवीय प्रणाली है। फिर आती है निरंकुश शैली, जिसे आई स्टाइल भी कहते हैं। निरंकुश शैली की बात करें, जिसे ऑटोक्रेटिक भी कहते हैं, तो इस शैली में समस्त निर्णय अधिकार नेता के पास ही केंद्रित होते हैं। इस शैली में क्या होता है? सारे के सारे निर्णय करने के अधिकार किसके पास होते हैं? नेता के पास होते हैं। नेता के अनुयायियों पर दबाव और आदेश पालना का भय बना के रखता है। नेता क्या करता है? अनुयायियों पर दबाव रखता है और आदेश पालना का भय बना के रखता है। क्यों? क्योंकि नेता को शक्ति से मोह रहता है। नेता कभी भी शक्ति छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए नेता को क्या होता है? शक्ति से मोह रहता है। इसमें निरंकुश शैली में तो इसमें सारे अधिकार क्या हो? नेता के पास केंद्रित होते हैं। तो इसमें क्या? नेता सबको आदेश देता है, मतलब अनुयायी होते हैं चारों तरफ, नेता क्या? सबको आदेश देता है। अब हमारी जो हमारी ये वाली शैली है निरंकुश शैली, तो इसके गुण और दोषों की बात करें तो निरंकुश शैली के गुणों की बात करें तो शीघ्र और सुस्पष्ट निर्णय होते हैं। मतलब यदि फटाफट निर्णय लेने हो तो हमारी यही नेतृत्व शैली होनी चाहिए। कौन से? फटाफट निर्णय। तो शीघ्र और सुस्पष्ट निर्णय, मतलब अविलंब निर्णय लिए जाते हैं। गुणों की और बात करें तो अनुयायी आज्ञापालक रहते हैं, मतलब जो इसके अनुयायी होते हैं उनको केवल केवल आदेश देने की देर रहती है और कुछ भी काम करा लो इनसे। तो अनुयायी क्या होते हैं? आज्ञापालक रहते हैं। नेता संतुष्ट रहता है और यही संतुष्टि उसे ऊर्जावान बनाती है। नेता क्या होता है? संतुष्ट रहता है और यही संतुष्टि उसे क्या करती है? आज्ञा ऊर्जावान बना के रखती है। दोष की बात करें तो अनुयायियों में भय का वातावरण रहता है, जिससे उनके बीच में क्या? पहलपन की भावना नहीं होती। अनुयायियों में क्या होता है? भय का वातावरण रहता है, इस वजह से उनमें पहलपन की भावना नहीं होती है, अर्थात आगे बढ़ के वो कोई भी कार्य नहीं करते हैं। कर्मचारियों की पहचान शक्ति की समाप्ति। कर्मचारी की पहचान और शक्ति की समाप्ति रहती है। कर्मचारी के मनोबल में गिरावट रहती है। क्या? कर्मचारी की पहचान शक्ति होती है, उसकी समाप्ति हो जाती है। मतलब वही है कि जैसे हमने ये देखे गुण और दोष के अंदर, ये दोष में बीच वाला था ना, कर्मचारी की पहचान शक्ति का मतलब ये होता है कि कर्मचारी कोई भी काम करे, कोई भी काम न करे, वो काम केवल और केवल उस जो नेता है उसी के नाम से जाना जाता है, उसी को अप्रिसिएशन मिलती है और उसी को जो यदि बुराई भी मिलेगी तो उसी को मिलती है, तो उसी के आधार से वह जाना जाता है। तीसरी आती है हमारी जनतंत्रीय शैली, जिसे वी स्टाइल कहते हैं। कौन सी शैली? जनतंत्रीय शैली, जिसे क्या कहते हैं? वी स्टाइल या डेमोक्रेटिक शैली कहते हैं। तो नेतृत्व की इस शैली में प्रबंध की सत्ता, क्या? प्रबंध की सत्ता नेता में केंद्रित न होकर विकेंद्रित होती है तथा नीतियों पद्धतियों का निर्धारण अनुयायियों से विचार विमर्श करने के बाद ही किया जाता है। कि नेतृत्व की इस शैली में क्या होता है? प्रबंध की सत्ता नेता में केंद्रित न होकर कहाँ होती है? विकेंद्रित होती है तथा नीतियों पद्धतियों का निर्धारण अनुयायियों से विचार विमर्श करने के बाद ही किया जाता है।
इस शैली में नेता अनुयायियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखता है। नेता कैसा व्यवहार रखता है? अनुयायियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रहता है। किसमें? जनतंत्रीय शैली में। तो इसमें क्या होता है, जैसे नेता है और इसके अनुयायी, तो अनुयायी नेता से बात करते हैं, नेता अनुयायी से, और अनुयायी आपस में भी बात करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? जनतंत्रीय शैली या डेमोक्रेटिक शैली कहते हैं। तो एक बार वापस बताएं आपको, वी स्टाइल है जनतांत्रिक या डेमोक्रेटिक शैली। तो नेतृत्व की इस शैली में प्रबंध की सत्ता नेता में केंद्रित न होकर विकेंद्रित होती है तथा नीतियों पद्धतियों का निर्धारण अनुयायियों से विचार विमर्श करने के बाद किया जाता है। क्या होता है? नीतियों और पद्धतियों का निर्धारण अनुयायियों से विचार विमर्श करने के बाद किया जाता है। गुण और दोषों की बात करें, गुण और दोष क्या? गुण की बात करें डेमोक्रेटिक शैली के, तो गुणों की बात करें तो मानसिक और भावनात्मक सहभागिता रहती है। इसमें क्या होता है? मानसिक और भावनात्मक सहभागिता रहती है। कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होती है। क्या होता है? कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होती है। कार्य के प्रति अभिरुचि में वृद्धि होती है। ये कार्य के प्रति अभिरुचि में वृद्धि होती है। कर्मचारियों की सृजनात्मकता का लाभ मिलता है। क्या? कर्मचारियों की सृजनात्मकता का लाभ मिलता है। निर्णय में विलंब होता है। क्या होता है? निर्णय में पहले कर्मचारियों की सृजनात्मकता का लाभ मिलता है, तो ये तो इसके फायदे हैं, गुण हुए। दोष की बात करें तो इससे क्या? निर्णय में विलंब होता है। क्यों? क्योंकि जब क्या जनतंत्र से लिए तो इसमें क्या आपस में पूछते रहते हैं चीज़ें, जब आपस से पूछी जाती है तो चीज़ें क्या होती है? लेट हो जाती है। क्या? निर्णय करना में देरी होती है और चीज़ें क्या होती है? लेट हो जाती है, तो निर्णय में विलंब होता है। अत्यधिक खर्चीली है ये। क्यों? क्योंकि इसमें कर्मचारी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और बहुत ज़्यादा कर्मचारी क्या होते हैं? एक तरह का बोझ बन जाते हैं। समन्वय का अभाव होता है। लोग आपस में बातचीत तो करते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। क्या करते हैं? बातचीत तो करते हैं लेकिन क्या एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। और अत्यावश्यक कार्यों में अनुपयुक्त होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी काम होते हैं इसमें ये वाली पद्धति काम नहीं आती है, जनतंत्रीय शैली। फिर आती है हमारी निर्बाध शैली, जिसे कहते हैं फ्री स्टाइल या यू स्टाइल। कौन सी शैली? फ्री स्टाइल या यू स्टाइल। चौथी शैली है तो हस्तक्षेप या बिना लगाम का नेतृत्व। बिना हस्तक्षेप के बिना या बिना लगाम का नेतृत्व की बात करें तो नेता क्या अपने अनुयायियों को इस शैली में स्वयं के भरोसे छोड़ देता है। नेता क्या करता है? अपने अनुयायियों को इस शैली में स्वयं के भरोसे छोड़ देता है, और अनुयायी स्वयं लक्ष्य निर्धारित करते हैं, स्वयं उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्णय लेते हैं। फ्री स्टाइल या यू स्टाइल में क्या होता है? हस्तक्षेप या बिना लगाम का नेतृत्व। नेता अपने अनुयायियों को इस शैली में स्वयं के भरोसे छोड़ देता है, अनुयायी स्वयं लक्ष्य निर्धारित करते हैं और स्वयं ही उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्णय लेते हैं। नेता तो केवल अनुयायियों के बीच में संपर्क कड़ी का काम करते हैं। नेता तो क्या करते हैं? अनुयायियों के बीच में संपर्क कड़ी का काम करते हैं। इसे कहते हैं फ्री स्टाइल या यू स्टाइल शैली। गुण की बात करें, दोष की बात करें। गुण क्या है? कर्मचारी निष्ठापूर्ण और लगन से कार्य करते हैं। निष्ठा, कर्मचारी क्या? पूर्ण निष्ठा और लगन से काम करते हैं। इसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, अधीनस्थों के व्यक्तित्व का विकास होता है, और पूर्ण सहयोगात्मक शैली है। ये कर्मचारी पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य करते हैं, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, अधीनस्थों का व्यक्तित्व विकास होता है, और पूर्ण सहयोगात्मक शैली है ये वाली निर्बाध, मतलब फ्री स्टाइल या यू स्टाइल शैली। दोष की बात करें तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी संभव है। इसमें क्या? स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी संभव है। जो स्वतंत्रता मिलती है तो इसका दुरुपयोग भी किया जाना संभव है। नेता का महत्व कम हो जाता है इसके अंदर। इसमें क्या? नेता का महत्व कम हो जाता है, लक्ष्य से भटकाव की स्थिति भी रहती है। तो हमने गुण और दोष को एक बार वापस देख लिया निर्बाध शैली में। तो गुण क्या है? कर्मचारी पूर्ण निष्ठा और लगन से काम करते हैं, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, अधीनस्थों का व्यक्तित्व विकास होता है, और पूर्ण सहयोगात्मक शैली है। दोष की बात करें तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग संभव है। इसमें नेता का महत्व कमजोर हो जाता है। क्या? नेता का महत्व कम हो जाता है, लक्ष्य से भटकाव की स्थिति रहती है। क्या होता है? लक्ष्य से भटकाव की स्थिति रहती है। पांचवी आती करिश्मा प्रधान शैली या परिवर्तन का शैली। क्या? करिश्मा प्रधान शैली या परिवर्तन शैली की बात करें, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन शैली भी कहते हैं। इस शैली के अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यों और लक्षण के मूल मानक नेता के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इस शैली के अंतर्गत क्या होता है? कर्मचारियों के कार्यों और लक्षण के मूल मानक नेता के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कौन निर्धारित करता है? नेता। और धीरे धीरे कार्य को और चुनौतीपूर्ण बना दिया जाता है।
क्या है, नेता के द्वारा पहले तो जो लक्षण और कार्य दोनों को दोनों निर्धारित किए जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, कार्य को और चुनौतीपूर्ण बना दिया जाता है ताकि कर्मचारी अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर काम समय पर पूरा करे। इसे हम कहते हैं करिश्मा प्रधान शैली या परिवर्तनकारी शैली। अब इसके क्या गुण और दोष है, क्या कमी और क्या सही है, इसमें बात करें। गुण और दोष की बात करें तो इसमें आदेश की में एकरूपता, कम समय में कार्य निष्पादन, संसाधनों का प्रथम प्रयोग उपयोग और दक्षतापूर्ण कार्य। क्या होता है, आदेश में एकरूपता, कम समय में कार्य निष्पादन, संसाधनों का प्रथम प्रयोग उपयोग, दक्षतापूर्ण कार्य। तो ये इसके गुण हैं। दोष की बात करें तो दबाव अधिक रहता है इसमें का दबाव अधिक रहता है, कार्य के प्रति रुचि में कमी रहती है, समर्पण भाव में कमी आती है और अत्यधिक औपचारिकताएं होती है। क्या होता है, इसमें दबाव ज़्यादा रहता है करिश्मा प्रदान में। क्यों? क्योंकि सब चाहते करिश्मा हो जाए, तो इस चीज़ का दबाव तो रहता ही। कार्य के प्रति रुचि में भी कमी रहती है। क्या? कार्य के प्रति रुचि में भी कमी रहती है, समर्पण भाव में कमी रहती है और अत्यधिक औपचारिकताएं होती है। अब बात करें करिश्मा प्रधान जो नेता होता है उसके अंदर कुछ विशेषताएं होती है। पहली चीज आत्मविश्वास। ये करिश्मा नेता आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं और शैली और आत्मविश्वास का भाव दिखाते हैं। क्या होता है कि करिश्मा नेता आत्मविश्वास से भरे होते हैं और शैली और आत्मविश्वास का भाव दिखाते हैं। संवाद कौशल की बात करें तो करिश्मा नेता अच्छे संवादक होते हैं और अपने दर्शकों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ने में सक्षम होते हैं। संवाद कौशल की बात करें तो करिश्मा नेता क्या होते हैं, अच्छे संवादक होते हैं, अच्छे बातचीत करने में अच्छे होते हैं और अपने दर्शकों से क्या भावनात्मक स्तर पर जुड़ने में सक्षम होते हैं। फिर प्रभावशाली नेतृत्व की बात करें तो करिश्मा नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें उच्चतम गुणवत्ता वाला बनने में प्रोत्साहित करते हैं। प्रभावशाली नेतृत्व की बात करें तो करिश्मा नेता क्या करते हैं, अपने अनुयायियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें उच्चतम गुणवत्ता वाला बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर बात करें दूरदर्शी सोच। करिश्मा नेता क्या दूरदर्शी सोच वाले होते हैं। करिश्मा नेता क्या होते हैं, दूरदर्शी सोच वाले होते हैं, जोखिम उठाने में सक्षम होते हैं। जोखिम उठाने से कभी भी मना नहीं करते, मतलब रिस्क लेने से कभी भी मना नहीं करते। कौन? करिश्मा नेता। तो एक प्रश्न आया हुआ था, करिश्मा नेता की कुछ 4 विशेषता बताओ, हमने बता दी। पहली विशेषता हमारी आत्मविश्वास होता है, दूसरा संवाद कौशल, बातचीत करने का बढ़िया तरीका होता है, तीसरा प्रभावशाली नेतृत्व और चौथा दूरदर्शी सोच। अब बात करेंगे हम नेतृत्व की विचारधाराएं, मतलब थ्योरी कौन कौन सी है लीडरशिप की। पहली थ्योरी आती है ट्रेट थ्योरी, जिसे कहते हैं गुण विचारधारा। क्या? नेतृत्व की गुण विचारधारा है। ट्रेट थ्योरी की बात करें तो नेतृत्व वास्तव में क्या एक कला है। नेतृत्व क्या है? वास्तव में कला है और नेता के रूप में सफलता तभी मिल सकती है जब व्यक्ति विशेष में नेता बनने के अपेक्षित गुण पर्याप्त मात्रा में हो। नेतृत्व वास्तव में एक कला होती है और नेता के रूप में सफलता तभी मिल सकती है जब व्यक्ति विशेष में नेता बनने के अपेक्षित गुण पर्याप्त मात्रा में हो। जैसे आत्मविश्वास, शारीरिक बनावट, संप्रेषण की कला, व्यावसायिक और सामाजिक और मानसिक दृढ़ता जैसे गुण व्यक्ति में हो तो अवश्य क्या नेता बन सकता है। यदि सारे के सारे गुण किसी एक व्यक्ति में हो तो वह क्या हो सकता है, नेता बन सकता है। फिर परिस्थित्यात्मक विचारधारा की बात करें, सिचुएशनल। परिस्थितियों में जो गुण का उपयोग कर पाए वही सफल नेता होता है। क्या? परिस्थितियों में, सही परिस्थितियों में जो सही रूप से अपने गुणों का इस्तेमाल कर पाता है वही सफल नेता कहलाएगा। आरएम स्टॉकगिल के अनुसार नेता का पता गुणों से न लगाकर उसके कार्य से लगाया जाता है। आरएम स्टॉकडिल क्या कहते हैं कि नेता का पता गुणों से न लगाकर उसके कार्य से लगाया जाता है और कार्य परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। कार्य क्या करते हैं? परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। अतः नेता भी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। नेता भी क्या होता है? परिस्थितियों से ही प्रभावित होता है। फिर आता हमारे कौन सा? अनुयायी विचारधारा, द फॉलोअर थ्योरी। फॉलोअर थ्योरी क्या कहती है कि नेता का अनुयायियों के बिना कोई अस्तित्व नहीं रहता। नेता का क्या होता है? अनुयायियों के बिना कोई अस्तित्व नहीं रहता। जो व्यक्ति अनुयायियों की आवश्यकताओं में अधिक रुचि लेता है, अनुयायी उसे क्या करते हैं? नेता बना देते हैं। जो अनुयायी है उनकी आवश्यकताओं में जो रुचि लेगा, अनुयायी क्या करते हैं? उसको नेता बना देते हैं। महान व्यक्ति विचारधारा, द ग्रेट मैन थ्योरी। व्यक्तियों में जन्मजात कुशलता, करुणा शक्ति, पहलपन और दूरदर्शिता होती है जो उन्हें नेता बनाती है। नेता बनाए नहीं जाते, नेता पैदा होते हैं। ये किसने कहते? थॉमस कोडोइल ने। या थॉमस कोडोइल ने क्या कहा कि नेता बनाए नहीं जाते, नेता तो क्या होते हैं? पैदा होते हैं। जो व्यक्ति नेता होता है उसकी लीडरशिप क्वालिटीज वैसे ही दिख जाती है। फिर आता है बिहेवियरल थ्योरी या व्यवहारवादी विचारधारा।
तो बात करें नेता का आचरण आदर्श होना चाहिए। नेता का आचरण कैसा होता है? आदर्श होना चाहिए, अर्थात नेतृत्व का अध्ययन नेता क्या करता है इसके आधार पर होना चाहिए, न कि नेता क्या है। तो नेता का आचरण क्या? आदर्श होना चाहिए, अर्थात नेतृत्व का अध्ययन नेता क्या है के आधार पर होना चाहिए, न कि नेता क्या करता है इसके आधार पर होना चाहिए, न कि नेता क्या है इसके आधार पर। अब नेता क्या है इसके आधार पर स्पष्ट है कि यह विचारधारा नेता के व्यक्तिगत तथा आदर्शवादी व्यवहार पर निर्भर करती है। तो व्यवहारवादी जो विचारधारा है, बिहेवियरल थ्योरी, तो उसमें नेता का आचरण आदर्श होना चाहिए, ये वाली बात होती है। तो कि नेता क्या है उसकी बजाय नेता क्या काम करता है। फिर आता है आकस्मिकता विचारधारा, मतलब कंटिजेंसी थ्योरी। मतलब फिडलर ये मानते हैं कि परिस्थितियों के फलस्वरूप नेतृत्व जन्म लेता है। क्या नेतृत्व? क्या परिस्थितियों के फलस्वरूप जन्म लेता है। जैसे हमारे वो था नेपोलियन, उसकी बात होती है। तो व्यक्तियों में ये गुण अचानक से विकसित होने लगते हैं और जो उन्हें क्या करते हैं, सफल नेता बना देते हैं। हमेशा नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं। तो विचारधाराओं की बात करें, कौन कौन सी विचारधारा है? पहली विचारधारा आती है गुण विचारधारा, जिसे ट्रेड थ्योरी कहते हैं। दूसरा परिस्थित्यात्मक विचारधारा। तीसरी अनुयायी विचारधारा, द फॉलोअर थ्योरी। चौथी महान व्यक्ति विचारधारा, द ग्रेट मैन थ्योरी। पांचवी व्यवहारात्मक विचारधारा, बिहेवियरल थ्योरी। और छठी कौन सी है? आकस्मिकता विचारधारा, मतलब कंटिजेंसी थ्योरी। क्या कंटिजेंसी थ्योरी छठी आती है। तो इस तरह हमने सारे विचारधारा देख ली। अब बात करेंगे हम अच्छे नेता के कौन कौन से गुण होते हैं, कि अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होते हैं उसकी बात करें। हेनरी फॉयल क्या कहते हैं नेता में कौन कौन से गुण होना चाहिए? इसके अनुसार हेनरी फॉयल के अनुसार उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और शारीरिक क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। उसकी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। योग्यता और मानसिक संतुलन होना चाहिए, कि योग्यता और मानसिक संतुलन रहना चाहिए। नैतिक गुण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, प्रबंध की योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या? ज्ञान होना चाहिए, प्रबंध की योग्यता होनी चाहिए। तो ये चीजें तो होनी चाहिए। फिर आता नेल्सन के अनुसार नए विचारों को विकसित और क्रियान्वित करने वाला गुण होना चाहिए। नेतृत्व में क्या होना चाहिए? नए विचारों को विकसित और क्रियान्वित करने का गुण होना चाहिए। सामुदायिक जीवन में सक्रिय होना चाहिए। या सामुदायिक जीवन में सक्रिय भाग होना चाहिए, मतलब सामुदायिक जीवन में काम करने वाला होना चाहिए। कार्यों और समय की उचित योजना का निर्माण होना चाहिए। क्या? कार्यों और समय की उचित योजना का निर्माण होना चाहिए। स्वक्षमता को विकसित करना आना चाहिए उसे, खुद के अंदर जो क्षमता है उसको विकसित करना आना चाहिए। कमजोरी को दूर करना आना चाहिए। लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। अनुयायियों को अधिकार और कर्तव्य का उचित प्रत्यायोजन करना आना चाहिए। क्या? अनुयायियों को अधिकार और कर्तव्य का उचित प्रत्यायोजन करना आना चाहिए। आत्मविश्वास भी होना चाहिए। अनुयायियों के साथ सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुयायियों के साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए और कर्मचारी सहभागिता भी होना चाहिए। तो इस तरह हमने नेतृत्व के गुण देखे। किस किस के अनुसार? ये तो एक तो हमारा हेनरी फॉयल के अनुसार था और एक हमारे किसका? नेल्सन के अनुसार। एक बार वापस बता दें आपको, अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। हेनरी फॉयल के अनुसार उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शारीरिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, योग्यता और मानसिक संतुलन होना चाहिए, नैतिक गुण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, प्रबंध की योग्यता होनी चाहिए। नेल्सन के अनुसार देखें तो नए विचारों को विकसित और क्रियान्वित करने का गुण होना चाहिए। सामुदायिक जीवन में सक्रिय भाग होना चाहिए। कार्यों और समय की उचित योजना का निर्माण होना चाहिए। स्वक्षमता को विकसित करना आना चाहिए। इसको स्वक्षमता को विकसित करना आना चाहिए। कमजोरी को दूर करना आना चाहिए। लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। अनुयायियों को अधिकार और कर्तव्य का उचित प्रत्यायोजन करना आना चाहिए। क्या? अनुयायियों को अधिकार और कर्तव्य की उचित प्रत्यायोजन करना आना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए उसके अंदर। अनुयायियों के साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए। कर्मचारी सहभागिता होनी चाहिए। फिर बात करें, एक कॉन्सेप्ट आता है नेतृत्व का पथ लक्ष्य निर्धारण। नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत की बात करें तो 4 नेतृत्व शैलियां हैं: निर्देशन, सहायक, सहभागी और उपलब्धि उन्मुख। इनकी पहचान की गई। नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत में क्या 4 नेतृत्व शैलियां: निर्देशन, सहायक, सहभागी और उपलब्धि। तो बात करें तो ये कहता है कि प्रभावी नेता के वे होते हैं, कि प्रभावी नेता वो होते हैं जो अपनी शैली की स्थिति में मांगों और अपनी टीम की जरूरत के हिसाब से परिवर्तन कर लेते हैं। जो अपनी शैली के अंदर कैसा परिवर्तन करते हैं?
जैसी टीम चाहती है, जैसी मांग होती है, उसी के अनुसार क्या अपनी शैली में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत 4 नेतृत्व व्यवहारों की सूची बनाइए। तो 23 के अंदर आया है अभी क्वेश्चन। तो पथ लक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत 4 नेतृत्व व्यवहार कौन कौन से? एक तो हमारे क्या है, निर्देशन, सहायक, सहभागिता और उपलब्धि उन्मुख। तो चारों बढ़िया बढ़िया है। फिर बात करते हैं, कॉन्सेप्ट आता है निर्देशन की एकता का सिद्धांत। क्या आता है? निर्देशन की एकता का सिद्धांत। तो क्या कहता है ये सिद्धांत? यह सिद्धांत हेनरी फेयल ने दिया था। इसके अनुसार एक ही उद्देश्य वाली कंपनी के प्रत्येक समूह का एक प्रमुख होना चाहिए। क्या एक ही उद्देश्य वाली कोई कंपनी हो तो उसमें प्रत्येक समूह का क्या एक हेड होना चाहिए, और एक योजना एक जैसे कार्य किए जाने चाहिए। एक योजना के द्वारा एक जैसे ही कार्य किए जाने चाहिए, न कि अलग अलग तरह की। इसे कहते हैं निर्देशन की एकता का सिद्धांत। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी में बिक्री, विज्ञापन, प्रचार जैसे मार्केटिंग इकाइयाँ हैं तो उसका नेतृत्व एक नेता या प्रबंधक के द्वारा किया जाना चाहिए। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही योजना का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें निर्देशन की एकता का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निर्देशन की एकता का सिद्धांत। बात करें परीक्षा में भी आया हुआ निर्देशन की एकता का सिद्धांत क्या है, 2018 में आया था ये। फिर आता मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा। या अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की बात करें तो सामान्यतः क्या होता है, अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति या फिर इच्छा होती है। अभिप्रेरणा क्या होता है? एक ऐसी शक्ति या इच्छा होती है जो व्यक्तियों की इच्छा को इस प्रकार बना देती है कि वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। जो क्या करती है? व्यक्तियों की इच्छा को इस तरह से बना देती है कि वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, मतलब मोटिवेट हो जाए। अभिप्रेरणा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा या फिर उत्तेजना होती है। अभिप्रेरणा क्या होती है? एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा या उत्तेजना होती है जिसका संबंध क्या काम कर रही जिसका संबंध कर्मचारियों में काम कर रही उन शक्तियों से है जो उन्हें किसी कार्य को किसी ढंग से करने और न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सारी अवधारणाएं मनोप्रेरण, अभिप्रेरण और मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं ये और उत्तेजना है जिसका संबंध के कर्मचारियों में काम कर रही उन शक्तियों से जो उन्हें किसी काम को ठीक ढंग से करने और ठीक ढंग से न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब हम बात करेंगे क्या अभिप्रेरण के उद्देश्य। क्या अभिप्रेरण के उद्देश्य क्या है? तो संस्था के लक्ष्य पूर्ति के साथ साथ कर्मचारी के हितों में सहयोग करना। क्या अभिप्रेरण का उद्देश्य क्या है? संस्था के लक्ष्य पूर्ति के साथ साथ कर्मचारी के हितों में सहयोग करना, विभिन्न प्रेरक तत्वों की खोज करना और उन्हें प्रस्तुत करना। क्या विभिन्न प्रेरक तत्वों की खोज करना और उन्हें प्रस्तुत करना, कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना। क्या करना? कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना, कार्य का स्वस्थ और अनुकूल वातावरण बनाए रखना। कार्य का स्वस्थ और अनुकूल वातावरण बनाए रखना, कर्मचारी की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करना। क्या करना? कर्मचारी की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करना, मनोबल और उत्पादकता में सामंजस्य या संबंध स्थापित करना और उन्हें बढ़ाना। तो ये क्या है हमारे अभिप्रेरण के उद्देश्य। किसके? अभिप्रेरण के उद्देश्य। तो संस्था के लक्ष्य पूर्ति के साथ साथ कर्मचारी के हितों में सहयोग करना, विभिन्न प्रेरक तत्वों की खोज करना, उन्हें प्रस्तुत करना, कर्मचारी का सहयोग प्राप्त करना, कार्य का स्वस्थ और अनुकूल वातावरण बनाए रखना, कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करना, मनोबल और उत्पादकता में सामंजस्य संबंध स्थापित करना और उन्हें बढ़ाना। अब आता अभिप्रेरण की थ्योरी। क्या अभिप्रेरण की विचारधारा या थ्योरी की बात करें, अभिप्रेरण की कौन कौन सी थ्योरी है? पहला था मास्लो की आवश्यकता क्रम सिद्धांत। मास्लो का क्या है? आवश्यकता क्रम सिद्धांत की बात करें तो ये हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था। किसके दौरान? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आया था 1943 में। अब्राहम मास्लो। कौन था? अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने मानवीय आवश्यकताओं के निर्धारण क्रम को अभिप्रेरण से संबंधित करते हुए क्रमानुसार आवश्यकता संतुष्टि से व्यक्ति को अभिप्रेरित करने का सुझाव दिया। क्या किया? आवश्यकता संतुष्टि से व्यक्ति को अभिप्रेरित करने का सुझाव दिया इसने। किसने? अब्राहम मास्लो ने। तो अब्राहम मास्लो ने मानवीय आवश्यकताओं के निर्धारण क्रम को अभिप्रेरणा से संबंधित करते हुए क्रमानुसार आवश्यकता संतुष्टि से व्यक्ति को अभिप्रेरित करने का सुझाव दिया। इन्होंने अपनी एक क्या थी? ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसमें क्या विभिन्न आवश्यकताओं के क्रम का सिद्धांत दिया।
तो इनकी बुक का क्या नाम था, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो इस बुक में उन्होंने क्या किया, विभिन्न आवश्यकताओं का क्रम निर्धारित किया। तो अब्राहम मास्लो की बात कर रहे थे, तो इसने एक त्रिभुज बताया। त्रिभुज में ये बताया सबसे नीचे क्या होती है, व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता होती है, जैसे हमें व्यक्ति को भोजन, हवा, पानी, मकान ये चाहिए। फिर आती है उसकी सुरक्षा की आवश्यकता, मतलब थोड़ी कम होती जाती है लेकिन जरूरी। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनकी संख्या कम होती जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। फिर सुरक्षा की आवश्यकता आती है। सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, वृद्धावस्था में। तीसरा फिर आता है सामाजिक सुरक्षा, कि जैसे प्रेम, लगाव, आत्मीयता इनकी जरूरत पड़ती है। फिर स्वाभिमान के अंदर संतुष्टि या ख्याति की जरूरत पड़ती है। फिर आत्मविकास में पूर्णता या आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। आत्मविकास में क्या, पूर्णता और आत्मविकास की जरूरत पड़ती है। परीक्षा में 2021 के प्रश्न आया हुआ है, एएच मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो 1943 में दिया था ये सिद्धांत, आवश्यकता क्रम का सिद्धांत। फिर आता हजबर्ग की द्विघटक आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा, हजबर्ग का द्विघटक आवश्यकता के सिद्धांत की बात करें तो हजबर्ग के अनुसार कार्य वातावरण के दो घटक होते हैं। हजबर्ग की बात करें तो हजबर्ग के अनुसार कार्य वातावरण के दो घटक होते हैं, जिससे उन्होंने प्रेरक कारक या आरोग्य कारक की संज्ञा दी, और दोनों ही कारक क्या है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हजबर्ग के अनुसार कार्य वातावरण के दो घटक होते हैं, जिसे उन्होंने प्रेरक कारक और आरोग्य कारक की संज्ञा दी। यह दोनों कारक ही क्या, एक दूसरे के पूरक होते हैं, और ये कार्य वातावरण में एक साथ विद्यमान होने चाहिए। आरोग्य कारक कर्मचारी को असंतुष्ट होने से रोकते हैं, वही अभिप्रेरक कारक क्या है, उसे और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दो तरह के घटक होते हैं उन्होंने क्या है, एक को तो प्रेरक कारक कहा और दूसरे को आरोग्य कारक कहा। तो प्रेरक कारक तो क्या करते हैं, और साथ ही साथ बताए दोनों के दोनों कारक क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो कार्य वातावरण में एक साथ विद्यमान होने चाहिए। आरोग्य कारक तो कर्मचारी को असंतुष्ट होने से रोकते हैं, वही अभिप्रेरक घटक से और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आरोग्य कारक की बात करें तो संस्था की नीतियां, कार्य वातावरण, कार्य दशाएं, सुरक्षा, वेतन, ये सब क्या आरोग्य कारक होते हैं। जबकि अभिप्रेरक घटक की बात करें तो उपलब्धियां, पदोन्नति, विकास, उत्तरदायित्व, अधिकार, ये सारे मिलकर क्या है, अभिप्रेरक घटक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अभिप्रेरक घटक का निर्माण करते हैं। तो परीक्षा में आ चुका 2018 के अभिप्रेरण के द्विकारक सिद्धांत को समझाइए। अभिप्रेरण के द्विघटक सिद्धांत को समझाइए, ये हमारे क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। एक आती थ्योरी मैकग्रेगर की एक्स वाई विचारधारा। कौन सी विचारधारा, एक्स वाई विचारधारा की बात करें, एक्स वाई विचारधारा है मैकग्रेगर की। मैकग्रेगर ने अपनी किताब द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, क्या द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। और उन्होंने कहा प्रबंधकों का कर्मचारी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या, प्रबंधकों का कर्मचारी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, और प्रबंधक उन्हें कैसे अभिप्रेरित करेंगे। इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी के प्रति प्रबंधकों की क्या मान्यता है, प्रबंधक क्या सोचते हैं कर्मचारी के प्रति। इसके अनुसार संस्था में एक्स और वाई तरह के कर्मचारी होते हैं, इसे एक्स वाई थ्योरी भी कहते हैं। तो एक्स प्रकार के कर्मचारी और वाई प्रकार के कर्मचारी कौन कौन से होते हैं, तो उसकी बात करें। एक्स प्रकार के कर्मचारी काम करना पसंद नहीं करते हैं। एक्स प्रकार के कर्मचारी क्या करते हैं, काम करना पसंद नहीं करते। इनकी जो कि वाई तरह के कर्मचारी काम करना पसंद करते हैं। एक्स तरह के कर्मचारी की महत्वाकांक्षा कम होती है, इच्छाएं कम होती है। जबकि वाई तरह के कर्मचारी की बात करें तो आत्मविश्वास की ओर अग्रसर रहते हैं। एक्स तरह के कर्मचारी अस्तित्व के लिए काम करते हैं कि भैया कैसे भी करके जिंदगी जीते रहें, इसकी ज़्यादा उनकी उम्मीद नहीं होती, इससे ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ये उत्तरदायित्व से बचते हैं। एक्स तरह के कर्मचारी क्या होते हैं, उत्तरदायित्व से बचते हैं और अधिक निर्देशन की जरूरत पड़ती है। यदि काम ना कहा जाए, कोई भी काम करने के लिए ना कहा जाए तो वो कोई भी काम नहीं करेंगे। वाई तरह के कर्मचारी की बात करें तो आत्मनिर्देशन और महत्वाकांक्षी होते हैं, नई जिम्मेदारी उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं और कम निर्देशन की जरूरत पड़ती है, मतलब कम से कम बताने की जरूरत पड़ती है। तो ये काम करना पसंद करते हैं वाई तरह के कर्मचारी, आत्मविश्वास की ओर अग्रसर रहते हैं, आत्मनिर्देशन और महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब खुद ही सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, अर्थात उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आगे आगे बढ़ के काम करने की इच्छा करते रहते हैं। फिर आगे बात करें इनके उपचार कैसे करें। एक्स प्रकार का कर्मचारी उसका क्या उपचार करें, लक्ष्य निर्धारण में कम भूमिका रहती है, मतलब उसको कम से कम शामिल करते हैं चीज़ों के अंदर। अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई होती है, क्या होती है,
अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई होती है कि मतलब यदि काम नहीं करते तो उनको हर बात में दंड दिया जाता है। सूक्ष्म पर्यवेक्षण रखना मतलब उनके ऊपर पैनी नजर रखी जाती है, वो काम यदि नजर हटी दुर्घटना घटी, मतलब यदि उन्हें नहीं कहा जाएगा तो काम नहीं करेंगी, उनका यही नियम होता है, तो उनको ध्यान रखा जाता है। ऋणात्मक उपचार होता है इनका, इनका क्या होता है, ऋणात्मक उपचार। फिर बात करें इनके उपचार की, निर्णय में सहभागिता मतलब हर काम में इनको शामिल किया जाता है, हर काम में क्या करते हैं, इनको शामिल करते हैं। कम निर्देशन की जरूरत पड़ती है, क्या होता है, कम निर्देशन की जरूरत पड़ती है। पुरस्कार पदोन्नति दी जाती है, क्या होता है, पुरस्कार पदोन्नति दी जाती है। धनात्मक उपचार किया जाता है मतलब इनके साथ बढ़िया किया जाता है। फिर आता है विलियम आउची की जड़ विचारधारा। क्या विलियम आउची की क्या आती है, जड़ विचारधारा की बात करें, विलियम आउची सब क्या कहते हैं, विलियम आउची ने जापानी उद्योगों के प्रबंध दर्शन पर आधारित अभिप्रेरणा की विचारधारा प्रतिपादित की। किसने, विलियम आउची ने क्या किया, जापानी उद्योगों के प्रबंध दर्शन पर आधारित अभिप्रेरणा की विचारधारा प्रतिपादित की, जिसे जड़ विचारधारा के नाम से जानते हैं। प्रबंधकों को क्या है, कर्मचारी से कार्य करवाते समय, प्रबंधकों को कर्मचारी से कार्य करवाते समय जापानी प्रबंधन व्यवस्था में प्रचलित निम्नलिखित मान्यताओं को अपनाना चाहिए। जापानी जो व्यवस्था है, प्रबंध व्यवस्था, उसमें कौन कौन सी विचारधारा ऐसी प्रचलित है, उसके लिए कहा जाता है कि उन विचारधाराओं को से अपनाना चाहिए। पहले आती है मेरे प्रबंधकों और श्रमिकों में पारस्परिक विश्वास होना चाहिए। जो प्रबंधक है, मैनेजर है, और जो हमारे श्रमिक है, इनमें क्या होना चाहिए, पारस्परिक विश्वास होना चाहिए। मानवीय बल में संपूर्णता होनी चाहिए, होलसमनेस होनी चाहिए, मानवीय बल में संपूर्णता होनी चाहिए। कार्य लो और निकालो के स्थान पे कार्य लो और विकास करो की नीति लागू होनी चाहिए। या कार्य लो और विकास करो के स्थान पे क्या, निकालो के स्थान पे क्या होता है, कार्य लो और विकास करो की नीति इनमें होनी चाहिए। फिर आते हैं लास्ट, क्रम की आशा विचार। कोई भी व्यक्ति क्या किसी भी कार्य को करने के लिए तभी अभी प्रेरित होगा जब उसे यह आशा विश्वास हो जाए किसी काम को करने से उसे अमुक परिणाम प्राप्त होगा और वह अमुक परिणाम उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि उसे यह आशा नहीं होगी तो वो कभी भी कोई कार्य नहीं करेगा। क्रम की आशा विचारधारा निम्नलिखित 3 तत्वों पर आधारित होती है। एक तो कर्षण शक्ति, एक निष्पादन परिणाम और परिणाम आकर्षण। तो कर्षण शक्ति की बात करें तो जिन कार्यों में से किसी एक कार्य को वरीयता दी जाती है, व्यक्ति क्या कार्यों में से किसी एक कार्य को वरीयता देती है जो परिणाम से संबंधित होती है, तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसे कर्षण शक्ति या प्रेफरेंस कहते हैं। निष्पादन शक्ति परिणाम, व्यक्ति उन परिणामों को प्राप्त करना चाहेगा जो उसकी आशा के अनुरूप हो। और परिणाम आकर्षण, जो परिणाम प्राप्त हुआ हो वह कर्मचारी को आकर्षक लगे तभी वह काम करेगा। तो आज यहीं रोकते हैं इसको, इसके आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। ये हमारा 7वां लेक्चर था, तो ये थोड़ा सा 52 मिनट का भी हो गया है, तो इसको यहीं रोकते हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि क्योंकि एक तो सिलेबस इसका बहुत बड़ा है और ऊपर से टॉपिक छोटा है, तो इसको ज़्यादा समय नहीं दे सकते, रिवीजन में काफ़ी दिक्कत आती है। यदि इसको थोड़ा लेंदी बनाएंगे, ज़्यादा समझाते हैं तो थोड़ा लेंदी बन जाता है, ज़्यादा घंटों का बन जाएगा, तो इसको कम से कम घंटे बनाने के लिए थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं। तो आप भी हमें समझिए, परीक्षा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आराम से इस एक एक करके इन टॉपिकों को आराम से भी पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो यदि थोड़ा बहुत ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।